हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पमी शर्मा एंड वेलकम टू एजुकेशनल रेन। आज हम 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक का पहले चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। हमने इन्हें ना अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो और आसानी से ये छोटे छोटे पार्ट्स में हो ताकि जल्दी से समझ भी आ सके और ज़्यादा बोरिंग भी ना हो, बट ज़्यादा लंबा भी ना चाहिए। तो आइए चलते हैं, समझते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन। पहले हमें ये समझना होगा रेवोल्यूशन होता क्या है। रेवोल्यूशन, जिसे कि हिंदी में क्रांति भी कहते हैं, तो होता क्या है रेवोल्यूशन? पॉलिटिकल चेंज बाय द लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल इन वेरी शॉर्ट टाइम। जब एक बड़ा ग्रुप ऑफ जो पीपल होता है वो बहुत सारे लोग मिल करके किसी राजनीतिक बदलाव को लाते हैं, पॉलिटिकल चेंज लाते हैं, तो उसे क्रांति या रेवोल्यूशन कहा जाता है। अब हम ये जानेंगे कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमें पढ़ाया जा रहा है, ये पढ़ना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ द हिस्ट्री। इसे हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट भी कहा गया है। तो इसके कहने का कारण क्या है? अब हम देखते हैं मोनार्की एंड डेमोक्रेसी, ये दो शब्द हैं। जैसे डेमोक्रेसी को हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं और मोनार्की जिसे कि राजतंत्र कहते हैं। अब समझते हैं लोकतंत्र और राजतंत्र। मोनार्की और डेमोक्रेसी होता क्या है? डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, शब्द से ही समझ आ रहा है कि लोकतंत्र यानी जहाँ पे लोगों का तंत्र हो, यानी शासन हो, लोगों का शासन हो, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। और जहाँ पे राजा का शासन होता है उसे राजतंत्र यानी कि मोनार्की कहा जाता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो आम जनता होती है वो बाय वोट अपने लीडर को चुनती है, फिर वो सरकार में जाते हैं और वो फिर उनके लिए काम करते हैं। पर मोनार्की में ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है, ऐसा होता, पहले के ज़माने में लोग समझते थे कि जो राजा का चुनाव होता था ना वो ईश्वर द्वारा किया जाता है। तो वो राजा का चुनाव होता था, वो उनके मन में ये भावना थी, ऐसा सोच थी उनकी कि राजा का चुनाव जो था वो ईश्वर ने करके भेजा है, फिर उसकी आने वाली पीढ़ियां ही राजा बनती जाएगी और शासन चलाती जाएंगी। फिर यही वो समय था द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई और मोनार्की का अंत हुआ और फ्रीडम और इक्वालिटी के लिए संघर्ष शुरू हुआ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या है, यही है इसकी इम्पोर्टेंस कि डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी और मोनार्की का अंत हुआ था। इसी कारण से हम इसके बारे में जानना इम्पोर्टेंट है। अब आइए समझते हैं, जैसे कि आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है, एक स्टोरी के जरिए समझाया गया है, तो हम भी उसी स्टोरी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि रेवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या हुआ। आइए चलते हैं। पेरिस। पेरिस जो है वो फ्रांस का कैपिटल है। 14 जुलाई 1789 14 जुलाई 1789 को पूरे पेरिस शहर में आतंक फैल गया था। आतंक फैल गया था क्योंकि ऐसा राजा ने आदेश दे दिया सेना को शहर में घुस जाने का, पर लोगों में उनके सेना के घुस जाने से लोगों के मन में डर हो गया, लोग के मन में आतंक सा फैल गया। और क्या हुआ कि उस टाइम एक अफवाह फैल गई कि राजा जो है, राजा ने सेना को आदेश दे दिया है कि लोगों पर गोलियां चला दे। फिर उन लोगों ने क्या किया, 7,000 लोग जिसमें औरत आदमी दोनों थे, उन्होंने वो इकट्ठा हुए सेंट्रल हॉल में। उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और उन्होंने तय किया कि वो राजा का विरोध करेंगे। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, राजा के विरोध करने के लिए वो पहुंच गए जितने भी गवर्नमेंट्स बिल्डिंग थी जहाँ पे गवर्नमेंट्स के काम होते थे, वहां पहुंच गए। उन्होंने तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। वहां जाने का उनका कारण ये था कि वो वहां पे हथियार वहां मिल सके उन्हें, जो कि उनके विरोध में काम आएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन बिल्डिंग्स पे हमला किया, वहां जाके पहुंच गए, वहां तोड़फोड़ मचा दी ताकि वहां से कुछ हथियार मिल सके। उसके बाद वो पेरिस के ईस्टर्न भाग में गए, जहाँ बस्तिल जेल था। बस्तिल फोर्ट है, फोर्ट था, उसे वो जेल था जहाँ पे लोग, वहाँ पे जो राजा थे वो अपने डोमिनेंस को दिखाने के लिए लोगों को वहाँ पे कैद करते थे, या जो भी सज़ा वगैरह देनी होती थी वो उस जेल में ही दी जाती थी राजा के द्वारा। तो बस्टिल जेल जो था, बस्टिल, वहाँ उसको लोग बहुत ज़्यादा हेट करते थे, बहुत ही घृणा की नज़र से देखते थे। और वो घृणा की नज़र से देखते ही क्यों थे, क्योंकि वो जेल जो था वो राजा के डेस्पोटिक पावर का साइन था। डेस्पोटिक पावर क्या होती है? डेस्पोटिक पावर यानी कि निरंकुश
शक्ति, निरंकुश शक्ति यानी कि जहाँ पे राजा का डोमिनेंस हो, किसी तरह का उस पर अंकुश ना, वो अपनी मन मर्जी की सजाएं वहां देता था। वो अपने पावर को दिखाने के लिए लोगों में उस जेल को बनवाया उसने, और उस जेल में वो अपने मन मर्जी की सजा देता था, जिस कारण लोगों में उस जेल को लेकर के, बस्तिल को लेकर के बहुत घृणा थी, बहुत ज्यादा हेट करते थे। और वो वहां गए और उन्होंने इस फोर्ट को ढाना शुरू कर दिया और उस फोर्ट को बहुत नुकसान पहुंचाया, पूरी दीवारें तोड़ दी, पूरे इस फोर्ट को ढा दिया। और फिर उसके जो अवशेष यानी उसके टुकड़े बचे, जो पत्थर बचे, उनको ले जा करके मार्केट में बेच दिया। मार्केट में उन लोगों को, जिन लोगों को ऐसी चीज़ों को रखने का शौक होता है ताकि वो याद के तौर पे रखें उन्हें, ताकि इन फ्यूचर उन्हें याद कर सके, तो ऐसे लोगों को जा करके उन्होंने उन सब चीज़ों को जो बचा था, उस पत्थर जो भी वहाँ की चीज़ें मिली बची थी, उनको जा करके उन्होंने बाजार में जा करके बेच दी। अब हम जानेंगे बस कि लुइस 16 के बारे में। अब जो था पेरिस में, सिर्फ वही एक विरोध नहीं था, पूरे पेरिस में ऐसे छोटे छोटे जगहों पे, छोटे छोटे क्षेत्रों में ऐसा विरोध चल रहा था। और उस समय जो था, जो पीस ऑफ ब्रेड, जो कि ब्रेड जो था लोगों की आम जीवन का, उसके बेसिक नीड कह सकते हैं वो थी, उस पर क्या हुआ था, भारी कीमतें उसकी जो कीमतें थी ना, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी सरकार के द्वारा, जिसके कारण लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, आक्रोश में थे। और ये भी एक कारण था कह सकते हैं, जिसके कारण लोग विरोध कर रहे थे। अब ये सारा विरोध की स्टोरी शुरू कहाँ से हुई, इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा 1774 में। 1774 में जाते हम देखते हैं कि लुइस 16 के बारे में। लुइस 16 जो थे वो बर्बन फैमिली के से बिलोंग करते थे, बर्बन फैमिली के किस्से थे, और वो 1774 में फ्रांस के किंग, फ्रांस के राजा बन गए। और उसके बाद उन्होंने 20 साल की उम्र में ऑस्ट्रिया की राजकुमारी प्रिंसेस मारिया एंटोनेट से शादी कर ली। और 20 साल की उम्र में उन्होंने प्रिंसेस मारिया एंटोनेट से शादी कर ली। और उस समय जब वो राजा बने 1774 में, तो फ्रांस का जो राजकोष जिसे कहेंगे, खजाना कहेंगे, राजकोष कहेंगे, वो खाली हो चुका था। ये कह सकते हैं उसका दुर्भाग्य भी था कि जब वो राजा बने तो फ्रांस जो था वो कर्जे में डूबा भी हुआ था, और वो उनका खजाना भी जो था काफी खाली हो चुका था, राजकोष खाली हो चुका था, जिस कारण से क्या किया गया, अब फ्रांस पे बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया था। अब जो था, ये कर्जे चढ़े क्यों, ये राजकोष खाली क्यों हुआ, ये भी जानना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा मेन पॉइंट है कि ये राजकोष खाली क्यों हुआ, क्या ऐसे कारण थे जिस कारण से इतना खर्चा हुआ कि फ्रांस कर्जे में भी डूब गया, और इतना सारा कर्जा भी चढ़ गया, और वो राजकोष भी खाली हो गया। तो चाहिए आप चलते हैं उस पर, उसे जानते हैं। अब उस रीजंस के बारे में हम जानेंगे कि राजा का खजाना खाली क्यों हुआ, वो कौन से कारण थे जिस कारण से राजा खजाना खाली हुआ। तो लॉन्ग वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द फ्रांस। जो पहले के राजा लोग थे वो युद्ध बहुत किया करते थे, युद्ध अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, अपनी शक्तियों को दिखाने के लिए। तो ये जो लंबे लंबे युद्ध चलते थे, इन युद्ध में बहुत सारा पैसा खर्चा होता था, बहुत सारे रिसोर्सेस उनके चले गए, और बहुत सारा खर्चा हो गया उस युद्ध में, बहुत बड़ा खर्चा हुआ, बहुत बड़ी हानि भी हुई उनके, ये भी एक बड़ा कारण था जिस कारण से उनका राजकोष खाली हुआ। अब वहां पे एक वर्साइल पैलेस था। वर्साइल पैलेस बहुत ही सुंदर, बहुत बड़ा पैलेस था। तो उस पैलेस के मेंटेनेंस में बहुत बड़ा खर्चा लगता था। अब जितना बड़ा पैलेस होगा उतना खर्चा भी तो उतना ही बड़ा ही होगा ना। तो उसके साथ साथ वहाँ के जो थे एक्स्ट्रावेजेंट यानी कि फिजूल खर्ची, और भी काफ़ी सारी फिजूल खर्ची की गई थी। अब पैलेस पे हो रहा था फिजूल खर्ची, उस बहुत सारी चीज़ों के मेंटेनेंस में, और राजा के जो एक्स्ट्रावेजेंट थे, फिजूल खर्चियाँ वगैरह थी, उनके शान और शौकत के लिए उन पे पैसा खर्चा हो रहा था। उसके साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं राजा के, जैसे कि कोर्ट हो गया, ऑफिस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, पोस्ट ऑफिस हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो होती है जो सरकार चलाती है, उन पर भी बहुत बड़ा खर्चा होता है। तो बहुत बड़ा पैसा जो लगता है, उन पर भी लगता है बहुत सारा पैसा। तो इस वजह से ये भी एक रीज़न था जिस कारण से फ्रांस पे बहुत सारा कर्जा चढ़ गया। और वो कर्जा जो देने वाले थे, उन्होंने इसके बदले उनसे 10% इंटरेस्ट उन्होंने इस पे लगाया था। और ये इंटरेस्ट जो था वही बहुत उनके जो राजकोष का बहुत बड़ा हिस्सा जो था उनके बहुत बड़ा हिस्सा वो उस कर्जे को के इंटरेस्ट को देने में, ब्याज को देने में ही चला जाता था। उसके बाद देखते हैं कि फ्रांस जो था ना,
फ्रांस की दुश्मनी थी ब्रिटेन के साथ, और ब्रिटेन के अंदर जो थी वो अमेरिकन कॉलोनीज 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी, और उन कॉलोनीज को आज़ाद कराने के लिए फ्रांस ने बहुत हेल्प की और उससे इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए बहुत हेल्प की। और उसमें उसमें क्या हुआ, पहले जो था उस पे फ्रांस पे 2 बिलियन लिब्रे का कर्जा था, और उसमें कई बिलियन लिब्रे का कर्जा और ज़्यादा बढ़ गया। अब हम देखेंगे लिब्रे होता क्या है। लिब्रे जो था वो फ्रांस की उस समय की करेंसी थी, जिसे लिब्रे कहा जाता था, और जो कि 1794 में आकर के खत्म हो गई। अब हम पढ़ेंगे कि इस कर्जे में, अब वो कर्जे तो बहुत सारे, मतलब सोसाइटी, अब उस कर्जे को कैसे खत्म किया जाए। कर्जा तो दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा था, तो उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने क्या किया, बहुत सारी चीज़ों पे टैक्सेस बढ़ा दिए, लेकिन उससे भी कोई वो ज़्यादा काम नहीं आया। वो बहुत काफ़ी हद तक जो, मतलब बिल्कुल भी वो ज़्यादा फ्रांस को बेनिफिट नहीं दे सका वो टैक्सेस बढ़ाने से। तो उन्होंने क्या किया, सोसाइटी जो थी उस समय की फ्रेंच सोसाइटी को 3 कैटेगरीज में बांट दिया। जैसे कि 3 कैटेगरीज रही, क्लर्गी, नोबिलिटी, और जो तीसरा था वो थर्ड कैटेगरी कह दो। थर्ड कैटेगरी में जो थे वो दूसरे लोग आते थे। अब क्लर्गी क्या था, क्लर्गी वो लोग थे जो चर्च के मेंबर होते थे। चर्च के मेंबर, चर्च में फादर हो गए, जो सारे चर्च के मेंबर थे उन्हें क्लर्गी कहा जाता था। और जितने भी राजा लोग थे, राजा रानी या जो रॉयल ब्लड थे, मतलब उन्होंने जो राजशाही लोग वगैरह थे, वो सारे लोग जो थे वो नोबिलिटी के अंदर आते थे। और जो बाकी उसके बच गए हैं वो सारे तीसरे कैटेगरी में आते थे। मतलब अगर हम तीसरे कैटेगरी की बात करें ना, तो तीसरे कैटेगरी को हम किसान वर्ग भी कह सकते हैं, जैसे कि पीजेंट। पीजेंट यानी कि किसान, क्योंकि 90% लोग जो थे वो किसान ही थे उसमें, और कुछ बाकी जो लोग थे वो अपना छोटा मोटा बिजनेस वगैरह करते थे। तो उस समय क्या हुआ था, ये जो किसान वर्ग था, तो अगर 90% किसान वर्ग होने का मतलब ये नहीं था कि उनके पास बहुत सारी जमीनें थी, अपनी जमीनें थी, नहीं, उनके पास अपनी जमीनें नहीं थी। 60% जो था वो जमीनें जो थी वो चर्च जो थी चर्च के और राजा लोग के अंडर थी। बाकी जो जमीन बचता था वो उन पर वो खेती करते थे या दूसरों के खेतों के अंदर काम करते थे, और राजा और जितने भी गवर्नमेंट्स के काम होते थे वो उनके अनुसार ही उनके द्वारा तय की गई वेजेस पे उन्हें काम करना पड़ता था। वो जो थे वो गरीब वर्ग के लोग, वो जो किसान वर्ग के लोग थे उन्हें वो काम करना पड़ता था। वो लोग मजबूर हो गए थे इस काम को करने के लिए, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। तो आप इस चित्र को देख करके समझ सकते हैं, इस फिगर को, कि कैसे पहले वर्ग में, पहले वाले में क्लर्गी, नोबिलिटी, और जो तीसरा था वो उसमें सब बाकी सारे लोग आते थे। उसमें ज़्यादातर लोग किसान थे, बाकी सारे बिजनेसमैन वगैरह थे जो छोटे मोटे अपना व्यापार करते थे, वो लोग आते थे। और इसमें इनकी संख्या भी बहुत कम थी, और उनके जो 60% उनके पास था, बाकी जो तीसरे वर्ग के जो अमीर लोग थे वो उनके पास वो ज़मीनें थी। अब हम देखते हैं आप ये चित्र देखिए। इस चित्र में हम देखेंगे कि एक जो नीचे सबसे नीचे है वो किसान वर्ग है। एक किसान है जिसने एक राजा को और एक जो चर्च के पादरी, जिसे कैसे फादर कह सकते हैं, पादरी वर्ग, चर्च का एक मेंबर, उसे अपने पीठ पर बैठा रखा है। इसका मतलब क्या होता है, आप इस चित्र को देख के समझ सकते हैं कि कैसे उनका जितना भी काम काज चल रहा है वो सारा किसान के ऊपर, सारा बोझ उन्होंने क्या किया, किसान के ऊपर ही डाल दिया। क्योंकि जो जितने भी टैक्सेस होते थे वो केवल किसान जो थे, पीजेंट जो लोग थे, उन्हें ही वो टैक्सेस देने पड़ते थे। और जो राजा थे और जो चर्च के क्लर्गी कैटेगरी के लोग थे उन्हें ये नहीं देना पड़ता था। उनको ये प्रिविलेज मिली हुई थी कि उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था, और टैक्स देना ही पड़ता था तो बहुत ही कम कुछ चीज़ों के लिए। बाकी सारे जो टैक्सेस थे वो जो थे उन्हें किसान वर्ग को देना पड़ता था। अब जो पीजेंट लोग जो थे, जो अपना टैक्स भरते थे, उसमें जो चर्च के मेंबर्स होते थे या क्लर्गी जो थे उसमें से भी अपना शेयर रखते थे, अपना शेयर भी उसमें लगाते थे। जो शेयर लगाते थे उसे टिप्स कहते हैं। जो टैक्स जो था वो क्लर्गी को चर्च को चला जाता था। अब एक टैक्स और था जिसे टेल कहते हैं। वो टेल जो था वो डायरेक्ट टैक्स था, जो डायरेक्ट सरकार के पास जाता था उसे पीजेंट वर्ग के द्वारा। और क्या हुआ,
और उस समय जितने भी जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं उस पर भी टैक्स लगा दिया गया, जैसे तंबाकू था और तब नमक था, उनके उत्पादन यानी उनके प्रोडक्शन पे भी और उनके कंजप्शन पे भी टैक्सेस लगा दिए गए थे। और ये सारे कारण थे जिसके कारण से जो पीजेंट वर्ग था और गरीब होता जा रहा था। आज के वीडियो में हमें इतना ही समझेंगे। आगे के लिए हम दूसरे वीडियो इसके दूसरे पार्ट में समझेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। आपको मेरा पसंद आए तो अगर मेरा पढ़ाई का तरीका पसंद आए और या मेरा पढ़ाया हुआ समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।